हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ अहम खबरों पर जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ गोदी मीडिया में नहीं बताया जाता उसमें वो कौन सी चीजें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की एमसीडी खासतौर पर, इन इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से मुल्क की सियासत को समझने की कोशिश की है। किस तरफ मुल्क जाएगा, 2024 में क्या कुछ होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं 2024 में। मोदी सरकार रहेगी या जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ बेरोजगारी, महंगाई और जो मुख्तलिफ परेशानियां, नफरत, उस सब से लोग बहुत ही परेशान हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और जाना माना चेहरा है, बहुत से टेलीविजन चैनलों पर आपने देखा होगा। इसके अलावा आप सोशल कामों में जुड़े रहते हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं ना कहीं अपना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जनाब तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया बहुत स्टार। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस इलेक्शन के बाद, जिसमें गुजरात में बीजेपी जीती है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हारी है, उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? सियासी तौर पर मुल्क कहां खड़ा है? 2024 के लिए कौन सी हवा चलेगी, किस तरफ जाएगा मुल्क, आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो तीन जगहों पर अभी इंतखाबात हुए, दो रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी में, उनको समझना चाहिए। तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी रूल में थी और हिमाचल प्रदेश में उनका ये कहना था कि हम दोबारा वापस आएंगे। गुजरात के बारे में ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना था कि बीजेपी रिटेन करेगी। हिमाचल पे शुबा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी हार गई हिमाचल में, जो उनके लिए बड़ा प्रेस्टिजियस इलेक्शन था, जो हारे हैं। और उस हार की जो सबसे बड़ी वजह थी वो उनके अपने रिबेल्स थे। आप गौर से देखें, गुजरात का जो प्रेडिक्शन था बीजेपी का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी वहां आम आदमी पार्टी, कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर बिहेव कर रही थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि इसकी मदद से बीजेपी जीतेगी, और अल्टीमेटली वो हुआ। दूसरी चीज, गुजरात में आप गौर से देखें तो गुजरात में कांग्रेस ने कैंपेन नहीं किया, और शायद ये स्ट्रेटेजिक था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दिया कि बीजेपी तो जीतनी ही है, आम आदमी पार्टी कितने पानी में है ये देखने का मौका कांग्रेस ने गुजरात में दिया। और देखा लोगों ने कि तमाम वो इतने लिख के दे रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, इख्तदार में आ रहे हैं, सब कुछ सारे लड़ाई झगड़े जितने कुछ हो सकते हैं पीक पे, वो करने के बाद भी 13% से कम वोट आम आदमी पार्टी को, और 5 से ज्यादा एमएलए नहीं जीते। और कांग्रेस ने बगैर कैंपेन के भी अपनी सेकंड पोजीशन को बरकरार रखा। तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को गुजरात में बरकरार रखा, वोट थोड़ा सा कम हुआ, कैंपेन करते तो वो वोट बढ़ जाता। दूसरी तरफ हिमाचल छीन लिया कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस ने जिसके बारे में ये नारा बीजेपी का है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उन्होंने दो के बाद एक तीसरी स्टेट भी जीत ली। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया अपना कॉरपोरेशन का इख्तियार और आम आदमी पार्टी के हवाले किया। वो भी बहुत डेलिब्रेट है। आप देखिए, 250 में से 150 वार्ड इसने जीते आम आदमी पार्टी ने। तो थोड़ा सा ही फर्क है, 9 वार्ड ज्यादा जीते उन्होंने, बहुत ज्यादा कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। मैंने इलेक्शन के दौरान भी कहा था, नतीजे आने के बहुत पहले, कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बीजेपी को जो फायदा आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है, उसका इनाम दिल्ली की एमसीडी की सूरत में बीजेपी आम आदमी पार्टी को देगी। और एग्जैक्टली वही हुआ।
आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि रिबेल आ गए थे बीजेपी के सामने, 19 रिबेल इलेक्शन लड़ रहे थे बागी उम्मीदवार बीजेपी के, जिन्होंने थोड़े थोड़े वोट ही काटे, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी के वोट को न्यूट्रलाइज करके कांग्रेस को फायदा हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि तीन रियासतों को अगर देखें तो अपनी सारी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके और सारा इतना लंबा चौड़ा कैंपेन और पैसा और मीडिया सब इस्तेमाल करने के बाद भी बीजेपी रिटेन नहीं कर पाई है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो आपने जिक्र फरमाया, भारत जोड़ो यात्रा। अब बीजेपी रूल स्टेट से कई जगहों से गुजर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की। मेरा कहना पहले भी ये रहा है और अब भी मैं कांग्रेस के लोगों से ये बात कहता हूं, और आवाम को भी समझनी चाहिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा कामयाब तो जरूर है, कि आवाम का एक बहुत बड़ा रुझान इस यात्रा की तरफ है, लेकिन इस यात्रा की वजह से आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे इस यात्रा को, ये उस वक्त तक मुश्किल होगा जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप स्ट्रांग नहीं होता और आपकी इंटरनल पार्टी की जो बिकरिंग है वो आप नहीं संभाल पाते। क्योंकि कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर हो चुका है, हर जगह हर रियासत में वो कमजोर है। तो उनको चाहिए कि वो जहां जहां अपने यात्रा लेके जा रहे हैं वहां पीछे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम अपने लीडर्स को सौंपते हुए जाए। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो 2024 को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी एक बात ये कि अभी बहुत अहम रियासतों के इंतखाबात बाकी हैं, जो अभी शायद मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। राजस्थान के इलेक्शन और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस पहले से मौजूद है, फिर कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, ये सारे तकरीबन 8 रियासतों या 9 रियासतों के इंतखाबात हैं लोकसभा के इलेक्शन से पहले। ज्यादातर में बीजेपी का रूल नहीं है। अब आप अगर हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देखें तो नॉर्थ टू साउथ सेंटर इंडिया में सिर्फ बीजेपी दिखाई देती है। वेस्ट से साफ हो चुकी है, नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो वेस्ट पोर्शन से बीजेपी साफ हो चुकी है। ईस्ट पोर्शन में, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं जो असम के अलावा बाकी सब जगह मैनिपुलेट करके बनाई गई हैं। उनकी एक्चुअल सरकार नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है। तो ईस्ट में साफ है, वेस्ट में साफ है, और सेंटर की एक पट्टी पे जो बेसिकली हिंदी बेल्ट है वहां के अलावा बीजेपी कहीं भी नहीं है। ये चीज ये इंडिकेट करती है कि 2024 में बीजेपी के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, बहुत ही कम है। मैं नहीं समझता कि 30-40% से ज्यादा इसका इम्कान है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन दोबारा से जीत सके। अच्छा, ये इन इम्कानात के साथ अगर हम इसको सही समझें, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं, तो बीजेपी अपने हालात को संभालने के लिए क्या कुछ कर सकती है? चूंकि उनके लिए भी जिंदगी और मौत वाला, जिस तरह से कहते हैं, वो एक मामला होगा सर्वाइवल का। और अब से पहले वो क्या क्या कुछ कर चुके हैं, क्या क्या तरीके वो अपना चुके हैं, खासतौर पर नफरत वाला जो कैंपेन चलता है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि इस गुजरात के इलेक्शन में होम मिनिस्टर ने कहा कि 2002 में हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया, उसके बाद दंगे नहीं होते गुजरात में। तो क्या उस तरह के कुछ हालात बनाने की कोशिश हो सकती है? क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। पॉलिटिकल तब्दीली तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई बड़ी कीमत देनी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं समझता हूं कि लोगों की समझ में आ गई है बात। और जितने ये 30 साल का कैंपेन है बीजेपी का, 1990 से तक चला आ रहा है, 32 साल हो गए। 32 साल में जितने नफरत अंगेज हरबे भारतीय जनता पार्टी को अपना सकती थी वो सब अपना चुकी है। चाहे वो मजहबी मुनाफरत फैलाने की बात हो, छोटी छोटी इश्यूज पर हिंदुत्व को लेके हिंदू ब्रादरान को डराने की बात हो, बहुत बुरे तरीके से डराया जाता रहा। चाहे वो पाकिस्तान का इशू हो जिसे लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह सब करके, पुलवामा करके सब किया, तो सारी चीजें लोग समझ चुके हैं।
मीडिया का रोल भी लोगों की समझ में आ चुका है और मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया है लोगों ने। और वो जो चैनल्स जो बातें करते हैं उस पे लोग अब बहुत ज्यादा एतबार नहीं करते हैं। तो ये सारे खेल तो खत्म हो चुके हैं और कोई नया खेल अगर लाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अभी सिर्फ एक ही चीज इनके इख्तियार में बचती है, वो मैनिपुलेशन है। जो ये इलेक्टोरल मैनिपुलेशन करते हैं, इलेक्शन मशीनरी को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके, उस टाइप के मैनिपुलेशंस हैं। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा अभी जो प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिक्स में आ रही है वो ये है कि बीजेपी और उसकी मेंटर आरएसएस दोनों अलग अलग पेडिस्टल पे खड़े हुए हैं। ये सबसे दिलचस्प बात है कि बीजेपी ने खुद को तकरीबन तनहा कर लिया है और आरएसएस की उतनी हिमायत बीजेपी को नहीं मिल रही है जितनी मोदी साहब के प्रमोशन के वक्त 2013 में थी, वो अब नहीं है। उसकी वजह यह है कि आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी आइडियोलॉजी से हम इत्तेफाक नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन आइडियोलॉजिकल और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इक्तदार का नशा चढ़ गया है और उसका कैडर अब इक्तदार के नशे में मस्त है। तो कोई भी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने कैडर को इक्तदार का हिस्सा बनाने को अफोर्ड नहीं कर सकती, एक बात। दूसरी बात, खुद नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम हैं और अमित शाह, ये दोनों का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब ये बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं और आरएसएस से भी बड़े हो गए। तो बीजेपी में सफोकेशन है अंदर पार्टी में, क्योंकि दो आदमी के अलावा वहां बीजेपी के लोकल लीडर की तो कहीं कुछ सुनी नहीं जा रही है, वर्कर की सुनी नहीं जा रही है, स्टेट लेवल के लीडर की सुनी नहीं जा रही है, इवन सेंटर में मिनिस्टर्स की नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक सफोकेशन है जिसका इंतकाम पार्टी कैडर भी इलेक्शन के वक्त लेना चाहेगा। दूसरे, आरएसएस से ज्यादा बड़ा कद अगर किसी भी इंडिविजुअल का हो जाए तो आरएसएस उसे पसंद नहीं करेगा और आसानी से नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना या होम मिनिस्टर को हटाना ये अब आरएसएस के बस की बात नहीं है। उसके लिए आरएसएस भी ये चाहेगा कि अल्टीमेटली इलेक्शन के जरिए इन लोगों को सामने से हटाया जाए और आरएसएस जो एक मूवमेंट की सूरत में चलता रहा है, एक नफरत अंगेज मूवमेंट की सूरत में चलता रहा है, उसको दोबारा मूवमेंट पे लाया जाए और कैडर को सड़कों पे लाया जाए। इसके लिए जरूरी होगा हुकूमत को बदलना। तो मोदी के बढ़ते हुए कद से भी निजात मिल जाएगी, अमित शाह से भी निजात मिल जाएगी, कैडर भी सड़क पे आ जाएगा। ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि 2024 में एक तब्दीली का बड़ा इम्कान मौजूद है। अच्छा, एक बात जो कही जाती है कि जैसा कि अभी पिछले दिनों सावरकर के सिलसिले में डिबेट हुई और ये बात खुल करके सामने आई कि वो उस जमाने में अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी और बाकायदा हर महीने उनको पेंशन भी मिलती थी और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी खिलाफ थे, जैसा कि अब भी हैं। और इससे ये भी महसूस होता है कि क्या अब भी क्या विदेशी ताकतें हैं जो आरएसएस के साथ हैं। तो इस पूरी बैकग्राउंड के साथ क्या मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू कराने के लिए आरएसएस इसको जारी नहीं रखना चाहेगी? देखिए, आरएसएस तो मनुस्मृति को ही करना चाहती है और गौर से अगर देखें तो बहुत बड़ा पार्ट वो इसका ऑलरेडी नाफिज कर चुके हैं। छोटी मोटी चीजें हैं बाकी जिन्हें उनको नाफिज करना है और उसके लिए उन्हें शायद हार्ड हिंदुत्व की जरूरत सड़क पे पड़ेगी, सत्ता में नहीं पड़ेगी। तो 2004 का इलेक्शन अगर आपको याद हो तो 2004 में भी मेरा अपना ये इवेल्युएशन है और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है कि आरएसएस ने कांग्रेस की बड़ी मदद की थी वापस लाने के लिए। उस वक्त जो विदेशी ताकतों की आप बात कर रहे हैं, यूएस को भी जरूरत थी कि वो कांग्रेस को लाए। और आप गौर से देखें तो 2004 से 14 के बीच 10 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था जो अभी बीजेपी कर रही है। आप 2008 की न्यूक्लियर डील को याद कीजिए, वो किसने की थी? कांग्रेस की सरकार ने की थी। 2012 में यूएस के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए
जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। और उसमें सबसे अहम मुआहदा यह है कि यूएस के जो जंगी जहाज हैं अमेरिका के, उनको हिंदुस्तान की सरजमीन पर पार्किंग की इजाजत दी जाएगी जंग के वक्त में, और यहाँ उनके रिपेयर का इंतजाम किया जाएगा, उनकी रिफ्यूलिंग का इंतजाम किया जाएगा। ये सारे मुआहदे स्ट्रेटेजिक ये एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किए थे। इसी तरीके से टेररिज्म को अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा टेररिज्म का स्पर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जिस जमाने में मुसलमान लड़कों की, बेकसूर लोगों की हुई, वो उसी जमाने में हुई। आप टाडा और पोटा का जमाना याद कीजिए। हम जब पोटा के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, तो पहले टाडा को की मुहिम चलाई, फिर पोटा ले आए ये टाडा की जगह, तो हमने उसकी मुहिम चलाई। तो उसको रिपील करने करके जो यूएपीए में अमेंडमेंट किए, 1967 का जो लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, उसमें जो अमेंडमेंट किए वो पोटा से ज्यादा सख्त थे। आज जिन अमेंडमेंट्स को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल की सरकार इस्तेमाल कर रही है, वो तो वही हैं जो कांग्रेस की सरकार ने बना के उनको दिए थे। उसमें उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा ये इजाफा किया कि अब इंडिविजुअल को भी उसके तहत और ट्राई किया जा सकता है, पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को किया जा सकता था। तो ये सारे कानून कांग्रेस ने ही बनाए थे उस जमाने में। तो जाहिर है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी फेस अगर सरकार में रहे और हार्ड हिंदुत्व सड़क पे रहे, तो सत्ता और सड़क दोनों का एक समावेश, एक आमेजा मिलके हिंदुत्व को फायदा होता है। तो मनुस्मृति से पीछे तो आरएसएस नहीं हटेगी, और आरएसएस अगर कांग्रेस को लाने में मदद करती है तो किसी एग्रीमेंट की ही बुनियाद पर वो मदद होगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि चूंकि हमें याद है कि जब वो अयोध्या वाला मामला इंदिरा गांधी के जमाने में कुछ लोग डिस्कस करने गए, तो ये बात सामने आई थी कि इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग मूवमेंट चलाइए, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रही है। आपने बहुत ही सही एक उसको पॉइंट आउट किया कि अगर मोदी सरकार को हटाने और कांग्रेस को भी लाने की जरूरत होगी तो आरएसएस उसमें मदद करेगी। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने खास तौर पर इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो एक ओवरऑल एक इमेज उभर करके सामने आ रही है, अब वो हालांकि जहां कहीं जरूरत पड़ती है वो मंदिर वगैरह भी जाते हैं, बहुत सी और चीजें होती हैं, लेकिन उस तरह से अब कट्टरपंथ हिंदुत्व के खिलाफ जिस तरह से वो मजबूती से बोल रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को एक तरह से रिजुविनेट करके फिर से वही वापस जो सेकुलर इमेज थी, मैं इमेज की बात कर रहा हूं, मैं हकीकत क्या थी वो तो हम और आप जानते हैं, लेकिन क्या वो सेकुलर इमेज को वापस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो पाएगी? यकीनन वो यही कर रहे हैं, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बहुत सख्त रिमार्क आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी देते रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। सावरकर का भी जो मामला उन्होंने उठाया था, और उसके पीछे भी यही था। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स छपे थे जो साबिक आरएसएस के लोग हैं, या जो आरएसएस का एक साइलेंट, एक इंटेलेक्चुअल तबका होता है, वो लिखता रहता है कुछ ना कुछ, वो सेकुलरिस्ट भी बना हुआ रहता है, हम जानते हैं उन फेसिस को। वो कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी न किसी मौके पे आरएसएस से कांग्रेस की बात, राहुल गांधी को बात करनी है, इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपने जो बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है आरएसएस के खिलाफ, उनको अभी अवॉइड करे। ये कुछ आर्टिकल छपे थे इंडियन एक्सप्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होते ही 2 महीना पहले, लेकिन उन्होंने वो छोड़े नहीं। तो इमेज मेकओवर करने के लिए उनको आरएसएस पर हमले करने पड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर मुसलमान, जिसमें ये एक बड़ा वोट चंक है 20% का तकरीबन, और ये अट्रैक्ट नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप प्योर सेकुलरिज्म की बात नहीं करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अगर आप करते रहेंगे तो मुसलमान बेचैन होके इधर उधर देखते ही रहेगा। तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि आरएसएस पर वो अटैक करें।
तो सामने से आप चाहे जितने अटैक करते रहें, लेकिन आप अगर एक अंडरस्टैंडिंग में हैं, तो सरकार जिस तरीके से सॉफ्टली काम करती है, वो उसके मुजाहरे तो हमने 75 साल में खूब देखे हैं। इस मुल्क को असल हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने में प्रैक्टिकली सबसे बड़ा रोल तो कांग्रेस ने अदा किया। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, सवाल यह है कि ऐसी सूरत में फिर मुसलमान क्या करेंगे? ये मैं उसी पर 20% लोग। मैं उसी पर आने वाला था कि बीजेपी ने शुरू शुरू में कहा था कि मुसलमानों की वोट को इररेलेवेंट कर दिया जाएगा, और वो उन्होंने कर भी दिया। यानी बजाहिर जो तज्जिए आते हैं मुख्तलिफ इलेक्शंस के, वहां अब वो जो पहले मुस्लिम वोट बैंक जिसे कहा जाता था, हालांकि वोट बैंक कभी कहीं नहीं होता, एक साथ तो मिलकर के किसी पार्टी को नहीं देते, बंटती हैं हमेशा वोटें, लेकिन वो मुस्लिम वोटों के इररेलेवेंट होने के बाद क्या, अगर सेंटर में सरकार बदलने के हालात की तरफ मुल्क बढ़ेगा, तो क्या मुसलमानों की वोट रेलेवेंट फिर से होगी, उसकी अहमियत फिर से महसूस की जाएगी? वो क्या है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। ये बहुत ही अहम बात है, मुस्लिम वोटों का रेलिवेंस। देखिए, ये कभी खत्म नहीं हुआ, बीजेपी की कोशिश के बावजूद खत्म नहीं हुआ। आप देखिए, इसको इररेलेवेंट बनाने के जो तरीके इस्तेमाल किए गए, वो मुसलमानों ने भी समझे नहीं कि वो क्या तरीके हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो इसी साल शुरू में हुआ, उसमें मुस्लिम वोट का इररेलेवेंस का जो स्ट्रेटेजी थी, वो बड़ी दिलचस्प थी, जिसे मैं उस वक्त पॉइंट आउट करता रहा। ऑल थ्रू आउट द इलेक्शन मैं पॉइंट आउट करता रहा कि ये इररेलेवेंट बना। इन्होंने पूरा वोट उठा के मुसलमानों का मीडिया कैंपेन के जरिए समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिया, और मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 90% कंप्रोमाइज्ड है विद आरएसएस एंड बीजेपी। तो समाजवादी पार्टी भी कंप्रोमाइज थी, तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज था। बिहार में जिस तरीके से पूरा वोट उठा के आपने डाल दिया तेजस्वी के पाले में, और तेजस्वी से कंप्रोमाइज हो गया कि आप जीतेंगे नहीं, आप अपोजिशन लीडर रहेंगे। यही कंप्रोमाइज समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में था, और बीएसपी से में मुसलमानों का जाता हुआ सारा वोट छीन लिया। वो वोट भी छीन लिया और खुद बीएसपी का वोट खरीद लिया। स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे तकरीबन 10% वोट बीएसपी से खरीदा गया। तो ये है इररेलेवेंट बनाने की एक स्ट्रेटेजी। दूसरा इसका जो तरीका है कार अब हमने देखा, वो रामपुर में देखा, जहां मुस्लिम बूथ हैं और मुस्लिम मोहल्ले हैं और वो वोटर निकलना चाहता है, उसे पुलिस के जरिए मार मार के इतना खौफजदा किया कि बूथ तक से भगा दिया, और भगा के वो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया। अब तकरीबन 70% रामपुर की असेंबली सीट पे मुस्लिम वोट है, उस वोट का पोलिंग ही नहीं होने दिया गया। तो एक इररेलेवेंट का तरीका यह है कि वोट का पोलराइजेशन किसी सेकुलर रीजनल पॉलिटिकल आउटपुट की तरफ कर दीजिए, मुस्लिम वोट को खुद ही पोलराइज कर दीजिए एक सेकुलर रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट की तरफ, जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है आरएसएस के साथ। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो वहां भी उससे काम ना चल रहा हो, तो आप अब ये नया ट्रेंड हमने देखा रामपुर में कि मार मार के इतना खौफजदा कर दीजिए कि वो बूथ तक ही ना जा सके अपना बटन दबाने के लिए। और तीसरा आप देखें कि यही आप यहां देखें, अगर गुजरात में अगर आप देखें, तो जो 10% वोट माइनस हुआ है, लो पोलिंग हुआ है, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। 10% जो पोलिंग कम हुआ, तो ये मुस्लिम वोट को इररेलेवेंट बनाने के ये सारे तरीके हैं। अब मुसलमान क्या करें? मेरा मानना यह है, ये सब चीजों को देखने के बाद मुल्क में प्रैक्टिकली दो नेशनल अल्टरनेटिव है। प्रैक्टिकली एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। न्यू 7 पॉलिटिकल पार्टीज अभी नेशनल पार्टीज कहलाती हैं, लेकिन वो टेक्निकल है, उनका पैन इंडिया लेवल पे मुल्कगीर सतह पर उनका प्रेजेंस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। जैसे अभी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, लेकिन इसका पूरे साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। 2-3 स्टेट में कुछ वोट है, वो भी मैनिपुलेटेड वोट है, लेकिन नेशनल पार्टी है। इस तरह प्रैक्टिकली सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही है जो पूरे मुल्क में अपनी प्रेजेंस रखती हैं, कम
या ज्यादा। मुसलमानों के लिए इस वक्त, मैं तो पसंद नहीं करता कांग्रेस को, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस क्या है उनके तहत अगर देखें तो आपके सामने एक ही ऑप्शन आती है। 220 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस बराह रास्त फाइट में है बीजेपी के साथ, और कहीं नहीं है। तो इन सीटों पे जहां कांग्रेस फाइट में है, और कांग्रेस अगर कोई अलायंस बनाती है, जो यकीनन बनेगा, तो रीजनल लेवल पर कांग्रेस की अलायंसेस को और नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी को वोट करने के सिवा अब कोई दूसरा चारा फिलहाल नहीं है। आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को या लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को अभी नजरअंदाज कर दें, समाजवादी हो या बीएसपी हो या तृणमूल हो या आरजेडी हो, जेडीयू है, डीएमके है, तो जहां जहां कांग्रेस के अलायंस में ये पार्टीज आती हैं तो वहां उनको वोट करना चाहिए, और जहां अलायंस ना हो वहां डायरेक्ट कांग्रेस को वोट करें। इस वक्त ये 20% वोट की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। तो इस ये चूंकि कांग्रेस अल्टीमेटली उसी की कयादत में एक नई सरकार बनेगी, जो कमजोर हो भले ही, लेकिन उसकी कयादत में बनेगी, तो इस अलायंस को जो पार्टी भी हो उसको छोड़ दीजिए। अब सवाल बचता है मुस्लिम पार्टीज का कि उनका क्या होगा। तो आप देखें, साउथ से अगर चले तो कांग्रेस के अलायंस में है मुस्लिम लीग, केरल में और तमिलनाडु में, वहां इनका अलायंस है। डीएमके से भी है अलायंस वहां मुस्लिम लीग का, तो वो अलायंस में है, तो वहां उनको वोट कीजिए। जो भी डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस होगा तमिलनाडु में, मुस्लिम लीग के साथ होगा केरल में, वो तो ऑप्शन क्लियर है, वहां किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इधर असम में अगर आप देखें तो यूडीएफ का अगर अलायंस नहीं होता कांग्रेस के साथ, तो आपको यूडीएफ को वोट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को सीधे वोट करना चाहिए। और अगर अलायंस हो जाए, और यूडीएफ को भी चाहिए कि उसे भले ही 2 सीट मिल रही हो, वो 2 सीट पर ही सबर करके और वो करे तो जीत जाएंगे, वरना वो 2 सीट भी नहीं जीतने के। तो उनको कम से कम सीट पर भी मौका मिलता है, तो यूडीएफ को कांग्रेस से अलायंस असम में कर लेना चाहिए। कांग्रेस जीत जाएगी, उस सूरत में असम में बीजेपी हार जाएगी 14 सीटें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका फायदा होगा। तीसरा बात है एमआईएम। एमआईएम की एक सीट है हैदराबाद की। एमआईएम अगर अलायंस में आ जाए किसी पार्टी, किसी ऐसी नेशनल पार्टी के साथ, छोटी मोटी पार्टियों के साथ नहीं, अगर कांग्रेस के साथ एमआईएम अलायंस में आ जाती है, तो जहां जहां वो अलायंस लड़ रहा हो वहां उसको वोट करें। अदरवाइज हैदराबाद के बाहर एमआईएम को वोट करने का बिल्कुल कोई भी इस वक्त जज्बात में आके उनके वोट करने का कोई मौका नहीं है। तो वैसे भी हमने देख ही लिया है एमआईएम का रिजल्ट, गुजरात में भी देख लिया है, यूपी में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, बंगाल में भी देखा है। तो लोकसभा इलेक्शन में कोई रिस्क लेने की इस सिलसिले में मुसलमानों को जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस के अलायंस में मुस्लिम पार्टीज हैं वहां उनको वोट करें, रीजनल पार्टीज हैं उनको वोट करें, जहां कोई नहीं है वहां कांग्रेस को वोट करें। ये 20% वोट कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा के कम से कम बीजेपी को इस वक्त इक़्तिदार से बाहर करके, और ये जो लीडरशिप है, जो बहुत ही सख्तगीर लीडरशिप है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, इंतहाई हार्ड लीडरशिप है, या योगी की, ये वाली लीडरशिप सामने से हटेंगी तो बीजेपी में नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिसमें बहुत सारे बैलेंस चेहरे भी हैं बीजेपी में। जैसे नितिन गडकरी एक बैलेंस किस्म का चेहरा है, राजनाथ सिंह एक बैलेंस किस्म का चेहरा है। तो मुमकिन है इस किस्म के कुछ चेहरों को सामने आने का मौका मिले। उसके बाद मुसलमानों को 2024 के बाद जो नए चेहरे सामने आए उसकी बुनियादों पर यह बात भी सोचनी चाहिए कि बदले हुए बीजेपी चेहरे के साथ हम कितना उसके करीब जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जी, ये बहुत ही अहम है। बुनियादी तौर पर देखिए, मैं आपको आखिर में अपने दर्शकों को एक छोटा सा तजर्बा बताऊं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार जब गिरी और उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, उस जमाने में उनका एक इंटरव्यू जो कभी पांचजन्य में छपा था, वो इंटरनेट नया नया आया था उन दिनों, तो वो इंटरनेट पे डाल दिया कुछ लोगों ने, जिसमें उन्होंने ये सवाल भी कर दिया था कि मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि उनके लिए मक्का मदीना ज्यादा अहम है या भारत। तो इस पर बहुत से उर्दू अखबारों में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ दिल्ली में,
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक से मैं भी पहुंच गया और वो बिल्कुल शायराना अंदाज में बैठे हुए थे। रजत शर्मा उस जमाने में इनके एडवाइजर थे और कुछ एक दो मुसलमान भी जो बीजेपी में थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी शक्ल देना चाह रहे थे। अब वो बड़े शायराना अंदाज में बैठे हुए, मैं खामोशी से खड़ा हुआ देख रहा था कि देखूं क्या बात करते हैं। वो असल मौजू पे ना कोई सवाल करे और ना वो कोई बात करे। मैंने कहा ये तो सिर्फ खा पी के निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे एक सवाल कर दिया और ये इस किस्म के तजर्बे अपने पत्रकारिता के वो मैं कभी कभी शेयर करता हूं अपने जानने वालों के साथ, अपने देखने वालों के साथ। मैंने कहा कि वाजपेयी साहब, अगर आप एक सवाल का जवाब दे दें तो हो सकता है मुसलमान आपकी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हों। तो उन्हें लगा कि हाँ कोई बड़ी काम की बात हो रही है, तो सब लोग बिल्कुल खामोशी से सुनने लगे। तो मैंने कहा कि देखिए, आपकी पार्टी का आर्टिकल 370 पर क्या रुख है सब जानते हैं, अयोध्या के मामले में क्या रुख है सब जानते हैं, सिविल कोड के बारे में क्या रुख है सब जानते हैं, इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। इस सब के बावजूद आप मुसलमानों से वोट क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, जरा ये बता दीजिए। आप तो बड़े सीजन्ड तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं। तो उनको बड़ा झटका लगा, चेहरा सुर्ख हो गया, संभलते संभलते कहने लगे कि आप 6 दिसंबर के बाद में जो मैंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट में वो सुनिए। और मैंने कहा कि सर देखिए, पूरे हिंदुस्तान के ये जर्नलिस्ट हैं, इनको सब पता है आपने क्या कुछ कहा था, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उस सवाल का जवाब वो नहीं दे सके, उठ करके चले गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ना छप सका। इस सवाल का जवाब किसी बीजेपी वाले के पास नहीं होगा। जब आप मुसलमानों को कत्ल करने की बात कहेंगे, जब आप मॉब लिंचिंग को सपोर्ट करेंगे, गोली मारो की बात करेंगे, तो मुसलमान बीजेपी के नजदीक कैसे आ सकता है? अगर आप मुल्क के एक साथ चलने की और तरक्की की बात करें, सबकी तरक्की की बात करें, तो समझ में आता है। लेकिन आप हिटलर की तरह से कहें कि हम गले पर छुरी चला रहे हैं फिर भी आप हमें वोट करो, ये शायद मुमकिन नहीं है। तो ये एक तजर्बा है जो मैंने सोचा कि शेयर करूं अपने जानने वालों के साथ। इस सवाल का जवाब कोई बीजेपी का लीडर नहीं दे सकता, इत्मीनान बख्श, ये मुझे यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।